नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जांगीड़ फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की बुक गोल्डन रेज के थर्ड लेसन के बारे में, जिसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ। और उसका फर्स्ट हाफ हम पहले ही पढ़ चुके थे। आज उसके सेकंड हाफ की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हम पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। सकारात्मक स्वास्थ्य किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से व्यवस्थित रख सकते हैं। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। इंस्टेड के बजाय ऑफ वेस्टिंग, बर्बाद करने के वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कई मूल्यवान संसाधनों को, ऑन द प्रोविजंस, उन तत्वों के ऊपर, ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कि हम अधिक औषधीय सुविधाओं पर खर्च करते हैं। इट माइट बी बेटर, ये अधिक अच्छा रहेगा, टू यूज़ आवर नॉलेज, कि हम हमारे ज्ञान का उपयोग करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और एक सामान्य वृत्ति का हम काम में लें, आधारभूत बुद्धि को काम में लें, इन एन एफर्ट, ऐसे कार्य के लिए, टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज़, जिससे हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, एंड माइंड्स, और साथ में हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रख पाएँ। तो लेखिका कहना चाह रही है कि हमारे जो पैसे वगैरह हैं, हमारे जो संसाधन हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ पे खर्च करने के बजाय हमें हमारे नॉलेज और कॉमन सेंस को यूज़ करना चाहिए, सामान्य बुद्धि को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि हम हमारे बॉडीज़ को और माइंड को क्या कर सकें, हेल्दी रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन, लर्निंग, हमें सीखना चाहिए, द वैल्यू, उस मूल्य के बारे में, ऑफ गुड न्यूट्रिशन, जो कि उचित पोषण का, अच्छे पोषण का होता है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, एंड टीचिंग दिस, और ये बात हमें सिखानी चाहिए, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को भी। लेखिका कहती है कि हमें खुद को भी पोषण युक्त भोजन के बारे में सीखना चाहिए, और साथ में बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, शरीर किस प्रकार से पोषण प्राप्त करे। एंड और वी शुड यूज़ आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, वी शुड यूज़, हमें उपयोग करना चाहिए, आवर इंडिजीनियस, हमारी स्वदेशी, सिंपल होम रेमेडीज़, घर पर बनी हुई सामान्य औषधियों का, टू सॉल्व, जिससे कि हम हल कर सकें, सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ सामान्य सी शारीरिक, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का। इंस्टेड के बजाय ऑफ रिलाइंग, कि हम आधारित रहें, सिंपली, साधारण रूप से, ऑन मॉडर्न ड्रग्स, साधारण से आधुनिक दवाइयों पर। तो हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारी जो स्वदेशी कुछ दवाइयाँ हैं, जिन्हें आप दादी नानी के नुस्खे कहते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ना कि हमें हमेशा आधुनिक दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आधुनिक जो दवाइयाँ हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कीमत की होती है, महंगी होती है, जिससे हमारे पैसे और हमारा संसाधन व्यर्थ होता है। एंड रिमेंबर, और ये भी याद रखें, मोस्ट ड्रग्स की, ज़्यादातर जो आधुनिक दवाइयाँ हैं, हैव साइड इफ़ेक्ट्स, उनके बाद के कुछ गलत परिणाम भी होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरियस, जो और भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं, दैन द डिजीज़ इन सेल्फ, उस बीमारी से भी। तो आधुनिक जो दवाइयाँ होती हैं वो हो सकता है उपचार के काम में तो आ रही हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उनको काम में लेने के बाद कई प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, जो उस बीमारी से भी खतरनाक हो सकते हैं। इन नेचर, यदि प्रकृति के बारे में हम बात करें, एनिमल्स, जितने भी जो जानवर हैं, आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, बाई मीडिया कंपेन्स, ऐसे मीडिया के कार्यक्रमों से प्रभावित होने का तात्पर्य है कि मनुष्य तो जैसे टीवी पे कोई ऐड आया, एडवर्टाइजमेंट आया, विज्ञापन आया, उसे देखकर उसकी देखा देखी करते हैं, लेकिन जानवर वगैरह कभी ऐसा नहीं करते। एंड दे ट्रस्ट देयर ओवन इंस्टिंक्ट्स, और वो खुद अपनी जो आत्मनिर्भरता के जो संकेत हैं, शरीर के जो संकेत हैं, उन पर ही हमेशा निर्भर रहते हैं, आत्मचेतना पर निर्भर रहते हैं। नेचर, प्रकृति, हैज़ गिवन, प्रकृति ने दिया है, ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर को, द पावर, यह शक्ति, टू मॉनिटर, कि वो नियंत्रण रख सके, इट्स ओवन बॉडी, अपने खुद के शरीर का,
एंड मेंटेन और बनाकर रख सके नॉर्मल हेल्थ, एक सामान्य सा स्वास्थ्य। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को ये योग्यता दी है कि वो अपने खुद के शरीर को सही और संयमित और नॉर्मल हेल्थ में रख सकता है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, सॉल्ट जो नमक है, इज एन इसेंशियल एलिमेंट, एक अति आवश्यक तत्व है, रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत पड़ती है बाय ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों को। नमक की आवश्यकता सभी जानवरों को, मनुष्यों को, सभी को पड़ती है, अति आवश्यक एक तत्व है। वाइल्ड एनिमल्स, जबकि जो जंगली जो जानवर होते हैं इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, लाइक रेनोसोरस जैसे कि गेंडा, एलिफेंट्स जैसे कि हाथी, एंड डियर और जैसे कि हिरण, इन सभी को जंगली जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, ये सारे जानवर एक ऐसा स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ पर मिट्टी में उनको नमक प्राप्त हो सके। तो ये जो जंगली जानवर है वो ऐसे तो नमक ढूंढ नहीं पाते हैं जैसे मनुष्य ढूंढते हैं, तो वो मिट्टी में मिले हुए नमक को ढूंढते हैं और ऐसी जगह को खोजने का प्रयास करते हैं जहाँ पे मिट्टी में नमक हो। दे रेगुलरली लिक, और वो निरंतर रूप से चाटते रहते हैं द सॉइल, उस मिट्टी को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट, उस पर्याप्त मात्रा को लेने के लिए, ऑफ साल्ट जो कि नमक की है, देयर बॉडीज नीड, जिस नमक की उनके शरीर को आवश्यकता है। तो जब उनका शरीर ये उनको कहता है, संकेत देता है कि उन्हें नमक की आवश्यकता है, तो वो उस नमकीन मिट्टी को चाटने लग जाते हैं जिससे उनके शरीर में नमक की पूर्ति हो जाती है। दे ईट, वो खाते हैं, ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट, उतनी ही मात्रा जितनी आवश्यक है, और फूड, भोजन की। जानवर हमेशा उतना ही भोजन करते हैं जितनी उनको आवश्यकता है। एंड नेवर सफ़र, और वो कभी भी पीड़ित नहीं होते फ्रॉम ओबेसिटी, मोटेपन से, एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, जैसा अक्सर मनुष्यों को आपने होते हुए देखा होगा। बहुत सारे मनुष्य मोटापे का शिकार होते हैं, लेकिन जानवर कभी मोटापे का शिकार नहीं होते। इसका कारण यह है क्योंकि जो जानवर है वो उतना ही भोजन करते हैं जितना उनके शरीर को आवश्यकता होती है। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, वो अपने शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखते हैं बाय इंस्टिंक्ट, अपनी खुद की आत्मचेतना से। एंड ईट, और वो खाना खाते हैं, नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, उससे ज़्यादा नहीं जितनी उनको आवश्यकता है। तो उनको जितनी भोजन की आवश्यकता है होती है वो उतना ही भोजन करते हैं। ऑल कार्बनस एनिमल्स, जितने भी जो मांसाहारी जानवर हैं जो मांस खाते हैं, ईट ग्रास, वो घास को भी खाते हैं। वैन एवर दे हैव डायरिया, जब कभी उनको दस्त लग जाते हैं, और अदर स्टमक प्रॉब्लम, या फिर उनको कभी कोई दूसरी पेट की बीमारी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, ड्यू टू इनडाइजेशन, अपच के कारण। तो कभी कभार जब अपच के कारण उनके शरीर में यदि किसी प्रकार की पेट में यदि गड़बड़ हो जाती है तो वो घास भी खाना पसंद करते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज, और वो इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, अपना खुद का अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में। तो इस प्रकार से जो जंगली जानवर है वो घास और मिट्टी को खाकर अपने शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं ईटिंग बिहेवियर्स, खाना खाने के कैसे व्यवहार हमें लोगों से सीखने चाहिए और कैसे हमें खुद को अपनाने चाहिए। वी ह्यूमन बींग्स, हम जितने भी जो मानव प्राणी हैं, सीम, ऐसा लगता है, टू हैव लॉस्ट, कि हमने खो दी है, द एबिलिटी, उस योग्यता को, टू मॉनिटर, कि हम नियंत्रण रख पाएँ, और ओवन बॉडीज़, हमारे खुद के शरीरों पर, इन ऑर्डर, जिससे कि हम बने रह पाएँ, मेंटेन हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य। तो आजकल मनुष्यों ने अपनी वो योग्यता खो दी है जिससे कि वो अपने खुद के शरीर को स्वस्थ बनाए रख पाए। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड, और हम ध्यान नहीं देते हैं इस समझ के ऊपर, आवर ओवन बॉडी सिग्नल्स, कि हमारे खुद के शरीर के क्या संकेत हैं। एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो, एंड टेंड, और उनके देखभाल की भी हम परवाह नहीं करते, इंस्टेड टू फॉलो, इसके बजाय कि हम उनका अनुगमन करें। द एडवाइस, उस सलाह का, ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का, और द मीडिया, या फिर मीडिया, पत्राचार या फिर प्रसार। लेखिका कहना चाह रही है कि हम अपने खुद के शरीर के सिग्नल्स को तो नकार रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि डॉक्टरों के और मीडिया के द्वारा दिए गए सुझाव और बातों को हम निरंतर रूप से मानने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं।
समटाइम्स कभी कभी ओवर जेलस पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो अति उत्साही होते हैं, फोर्स इन्फेंट्स, अपने छोटे शिशुओं को फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और अपने छोटे बच्चों पर दबाव डालते हैं, टू ईट, कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फीड टाइम, क्योंकि ये खाना खाने का समय होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खाना खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबकि शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया, तो माता पिता उन्हें खाना खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, माता पिता इसलिए उन पर दबाव नहीं डालते कि उन्हें भूख लग रही है, बल्कि वो केवल इसीलिए दबाव डालते हैं क्योंकि अब खाना खाने का समय हो गया है। और या फिर चिल्ड्रन में बी फेड, और कभी कभार तो बच्चों को खाना खिला दिया जाता है, मोर देन देयर बॉडीज़ डिमांड, उनके शरीर की आवश्यकता से भी ज़्यादा। जैसे बच्चा कोई एक रोटी खाना चाहता है तो माता पिता 2 खिला देते हैं, ये उसकी शरीर की डिमांड से अधिक होता है। एंड नीड, और आवश्यकता से भी अधिक, बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट्स, क्योंकि ऐसी बातें कई किताबों में लिखी रहती हैं, हाउ मच फूड, की कितना भोजन ए बेबी रिक्वायर्स, एक बच्चे को आवश्यकता होती है। तो कई जो ज़्यादा उत्साही माता पिता होते हैं वो कई किताबें भी पढ़ते हैं, उनसे जानकारी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि उन किताबों में लिखा रहता है कि एक बच्चे को कितने भोजन की ज़रूरत होती है, वो अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खाए। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम ये निकलता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इग्नोरिंग, बिना ध्यान दिए, इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, अपने शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों पर। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, शरीर क्या संकेत दे रहा है, क्या कमांड दे रहा है, वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अनटिल उस समय तक, फाइनली दीज सिग्नल्स, और अंततः इनके जो संकेत होते हैं, शरीर के संकेत, बिकम वीक, वो कमज़ोर हो जाते हैं, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और फिर वो खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, वो फिर खुद सक्रिय नहीं होते हैं। पीपुल लॉग देन इधर ईट फॉर, या तो खाते हैं टू मच, बहुत ज़्यादा, और टू लिटिल, या फिर बहुत कम। कई लोग ऐसे होते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर बहुत कम खाना खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसे कि कुछ लड़कियां जो अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं, एंड फेल टू ईट द प्रेसियस अमाउंट्स, और वो उतना भोजन भी नहीं कर पाती, उतनी मात्रा का भोजन भी नहीं कर पाती, रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत होती है बाय द बॉडी, शरीर को। और ऐसे कुछ बच्चे, कुछ ऐसी यंग गर्ल्स जो कि फिगर कॉन्शियस हैं, वो उतना भोजन भी नहीं ले पाती हैं जितनी वास्तव में उनके शरीर को आवश्यकता होती है। हाउएवर, हालांकि, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, यदि हम हमारे रहने के तौर तरीके, सोचने के तौर तरीकों को, प्रवृत्ति को यदि चेंज करें, एंड लर्न, और सीखें, टू ट्रस्ट आवर बॉडी सिग्नल्स, हमारे शरीर के संकेतों को समझना, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, जब हम छोटे हों, वी कैन हैव, तब हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट, अधिक पोषण, इन करेक्ट अमाउंट्स, उचित मात्रा में, एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो लेखिका कहती है कि बचपन से ही बच्चों में पोषण युक्त भोजन और व्यवहार को ढालने की उन्हें आदत हमें पटकनी चाहिए, उनमें डालनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसी कुछ हमारी आशाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और साथ में कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ऐसी क्या आकांक्षाएं हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं जिनके बारे में लेखिका कहना चाह रही है। बाय इंस्टिंक्ट, अपनी आंतरिक चेतना से, मोस्ट पेरेंट्स, ज़्यादातर जो माता पिता हैं, लव, प्रेम करते हैं, एंड केयर, और देखभाल भी करते हैं, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। सभी माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, यट फिर भी, वेरी ऑफन, ज़्यादातर, देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी आशाएँ, एंड एम्बिशंस, और उनकी अभिलाषाएँ, पुट टू मच प्रेशर, बहुत अधिक दबाव डालती हैं ऑल द चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर। कई बार माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आशाएं, आकांक्षाएं रखते हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों के ऊपर एक तरह का दबाव आ जाता है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच, और जब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, द लेवल, उस स्तर तक, ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन,
अपने माता पिता की आकांक्षाओं के, दे कैन सफ़र, तब वो दुखी होते हैं, कष्ट भोगते हैं, फ्रॉम ट्रमेंडस फ्रस्ट्रेशन, एक बहुत ही भयंकर कुंठा से, एंड स्ट्रेस और दबाव से। तो लेखिका कहना चाह रही है कि जब माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, अभिलाषाएं डालते हैं और आशाएं रखते हैं, तो फिर बच्चे जब उन अभिलाषाएं आशाओं को पूरा नहीं कर पाते तो वो तनाव के स्तर पर पहुंच जाते हैं और वो कुंठित हो जाते हैं, उदास हताश हो जाते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और इस प्रकार से फिर जो बच्चे हैं वो नशीली दवाओं का उपयोग करने लग जाते हैं, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और ऐसे ही कई दूसरे व्यवहार करने लग जाते हैं, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग, जिससे कि वो दूर रह पाएँ द रियलिटीज़, वास्तविकताओं से, ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति की, और वर्तमान समय में जीने के बजाय वो कुछ ऐसे प्रयोग करने लग जाते हैं जिनसे वो नशे की हालत में रहने लग जाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को अनुमति दी जानी चाहिए, टू डेवलप, विकसित होने की, इन देयर ओवन नेचुरल हैप्पी वे, अपने खुद के प्राकृतिक और स्वास्थ्य से परिपूर्ण, खुशी से परिपूर्ण तरीकों से, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, साथ ही माता पिता का प्रेमपूर्ण नियंत्रण भी उन पर रहना चाहिए, गाइडेंस, माता पिता का मार्गदर्शन उन्हें मिलना चाहिए, एंड केयर, और माता पिता की देखभाल भी उन्हें मिलनी चाहिए, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और माता पिता को उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, दबाव भी नहीं डालना चाहिए। तो माता पिता को अपना प्रेम भी देना चाहिए, गाइडेंस भी देना चाहिए, केयर भी देनी चाहिए, और प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन साथ में बच्चों को उनके नेचुरल वे के हिसाब से ही बड़े होने देना चाहिए। ए चेंज, एक परिवर्तन, ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, जो परंपरागत माता पिता की जो सोच है, तौर तरीके हैं, उनमें यदि बदलाव लाया जाए, मैं हेल्प, उससे हमें सहायता मिलेगी, टू प्रिवेंट मैनी केसेज, बहुत सारे ऐसे केसों को, बहुत सारी ऐसे घटनाओं को रोकने में, ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, जब बच्चे नशीली दवाओं के आदी हो जाते हैं, एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, और कई किशोरावस्था से संबंधित समस्याओं के। तो लेखिका कहना चाह रही है कि जब माता पिता का अच्छा व्यवहार बच्चों से रहेगा तो वो नशीली दवाओं की तरफ नहीं जाएंगे, और किशोरावस्था की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिकली ही खुद ही क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें यह भी समझनी चाहिए, आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमारी खुद की भी कुछ अभिभावकीय जिम्मेदारियां हैं, टू द वर्ल्ड, इस संसार के प्रति, एनवायरनमेंट, जिस संसार के वातावरण में हम जी रहे हैं। तो ये जो संसार का वातावरण है उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, दैट द लिविंग स्पेस, की जीवित रहने का या फिर निवास करने का जो क्षेत्र है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का, इज़ लिमिटेड, वो सीमित हैं। संसार में जो धरातल है वो सीमित हैं, एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस, और हमें इतना जगह छोड़कर जानी है, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, टू लिव हैप्पीली, जिससे कि वो आसानी से और खुशी के साथ अपना जीवन जी सके। तो लेखिका कह रही है कि संसार का जो भूखंड है, जो धरातल है, भूमि है, वो निश्चित है, सीमित है। हमें इस प्रकार से कार्य योजनाएं करनी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ जगह छोड़कर जाएं, टू अचीव दैट एम, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस, हमें उपयोग में लाना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जन्म दर को कम करना पड़ेगा, बाय हैविंग ओनली, केवल करके, ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन, केवल 1 या 2 बच्चा पर कपल, प्रत्येक माता पिता के। लेखिका इसका उपाय ये बता रही है कि हमें जो परिवार नियोजन है उसे अपनाना चाहिए और जन्म दर को कम करना चाहिए। हर माता पिता के केवल 1 या फिर 2 ही संतान हो, इससे ज़्यादा संतान नहीं हो। इससे हम इस समस्या का हल प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। बिटवीन ईच बर्थ, और प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच में, देयर शुड बी ए गैप, एक गैप होना चाहिए, एक समय की अवधि होनी चाहिए, ऑफ 3 और 4 ईयर्स, कम से कम 3 या 4 वर्षों की, सो दैट, जिससे कि ईच चाइल्ड, प्रत्येक जो बच्चा है, इज नॉट डिप्राइव्ड, वो वंचित न रह सके, ऑफ द राइट, उस अपने अधिकार से, ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव, अपने माता पिता के आवश्यक
और पर्याप्त प्रेम का एंड केयर और देखभाल का। लेखिका कहती है कि यदि बच्चों के जन्म के बीच में 3 या 4 साल का गैप रहेगा तो इससे वो अपने माता पिता के प्रेम और उनके देखरेख के अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन रियली मीन्स, इसका तात्पर्य यह है फैमिली वेलफेयर की परिवार का कल्याण। परिवार नियोजन ही परिवार का कल्याण है। एज इट हेल्प्स, क्योंकि इससे सहायता मिलती है टू कीप वुमन, महिलाओं को हेल्दी, स्वस्थ रहने में, इनफ, इतनी, टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, जिससे कि वो उस परिवार के माहौल को भी अधिक स्वस्थ बना सके। तो लेखिका कहती है कि जिस परिवार में फैमिली प्लानिंग होती है वहाँ की महिलाएं भी अपने आप में स्वस्थ रहती हैं और वो उस घर के वातावरण को भी उतना ही अच्छा और खुशहाल बनाए रख पाती है। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक खुश और स्वस्थ माँ इज़ की, वो एक कुंजी के समान है, चाबी के समान है, टू द वेलफेयर, उस कल्याण के, ऑफ द होल फैमिली, जो पूरे परिवार का क्या कर सकती है, कल्याण कर सकती है। तो जिस परिवार में वो माँ है वो परिवार भी अपने आप में बहुत खुशहाल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। द माइंड, मस्तिष्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण है इन द मेंटेनेंस, रख रखाव में, और पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य के। हमारे सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारे मस्तिष्क का बहुत बड़ा योगदान है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, और एक स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखना और उसकी उत्पत्ति करना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। टू लर्न, कि हम सीखें, टू रिलैक्स प्रॉपरली, चिंता से मुक्त रहना, एंड टू डेवलप वेज, और ऐसे कुछ तरीके ईजाद करना, ऐसे कुछ उपाय ईजाद करना, टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, जिससे हम रोजाना के तनाव को दूर कर पाएँ या उससे निपट पाएँ। तो मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने तनावपूर्ण स्थिति से दूर रहना पड़ेगा, तनाव मुक्त हमें रहना पड़ेगा, और साथ में रोजाना का जो हम दबाव महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, उससे दूर रहने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। मैनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि उच्च रक्तचाप, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, और कई हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं, आर थॉट, उनके बारे में ऐसा सोचा जाता है, टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, कि वो तनाव के कारण ही होती हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना और हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस, तनाव के कारण होती हैं। सो इसलिए बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इस प्रकार से तनाव मुक्त रहने की जो तकनीकी है, यू में अवॉइड, इससे आप दूर रह सकेंगे मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी शारीरिक हमारे स्वास्थ्य की परेशानियों से। यदि हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तनाव मुक्त रहने की जो तकनीकें यदि हमारे जीवन में अपनाते हैं तो हम बहुत सारी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनसे हम दूर रह पाएंगे, समस्याओं से दूर रह पाएंगे। हाउएवर, हालांकि, इवन व्हेन वी एंजॉय, हालांकि हम आनंद ले पाते हैं, गुड हेल्थ, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का, डिजीज़ में ऑक्योर, लेकिन फिर भी हमें बीमारियां हो सकती है। हालांकि हमारा शरीर बहुत स्वस्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से, लेकिन फिर भी हम बीमार हो सकते हैं, ये संभावना निश्चित रूप से बनी रहती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें, ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज़ एट रिस्क, उसके जीवन में खतरा रहता है, ऑफ बिकमिंग सिक, कि वो बीमार हो सकता है, और इंजर्ड, या फिर उसे चोट लग सकती है, अबाउट ट्वाइस, लगभग 2 बार, ए ईयर, एक वर्ष में, ऑन एवरेज, एक सामान्य से यदि हम देखें तो औसत रूप में। तो औसत रूप से यदि देखें तो एक व्यक्ति एक साल में 2 बार बीमार होने के उसके चांसेस रहते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष का आंकड़ा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने क्या किया, इस आंकड़े को पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू डील विद एनी सिकनेस, किसी भी बीमारी से निपटने के लिए, और इंजरी या फिर किसी भी चोट से निपटने के लिए, इन ए रियलिस्टिक, कि हम वास्तविक एंड इंटेलिजेंट वे, और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम लें, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से व्यवहार करें, विदाउट पैनिक, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के
भय की अवस्था को उत्पन्न होने देना नहीं चाहिए। तो ये जो बीमारी की अवस्था है, चोट लगने की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में हमें वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम लेना चाहिए। अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को पैनिक नहीं होने देना चाहिए, भयभीत या फिर तनाव की स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। नॉलेज ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का जो ज्ञान है, शुड हेल्प, वो सहायता करता है यू आपकी टू मैनेज एन एमरजेंसी सिचुएशन, कि हम हमारे शरीर में एक आपातकालीन स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, किसी डॉक्टर से मिलने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, जिससे कि हम बिल्कुल निश्चित औषधीय जांच पड़ताल की व्यवस्था कर पाएँ। व्हेन नेसेसरी, जब हमें क्या हो, ज़रूरत हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उस डॉक्टर से मिलने से पहले हमारे शरीर की कुछ ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, इमरजेंसी फंक्शंस होते हैं, जो यदि हमें शरीर के बारे में पता हो तो हम उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हें चालू कर सकते हैं, और उतनी देर तक जब तक हम डॉक्टर से न मिले हमारे शरीर को नियंत्रण रख सकते हैं। एनी मेडिकेशंस, किसी भी प्रकार का उपचार और ड्रग्स, या चाहे आप दवाएं कहें, सच एज, जैसा कि एंटीबायोटिक्स, जैसे कि प्रतिजैविक दवाएं होती हैं, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स या फिर तेज दर्दनाशक दवाएं, नीड टू बी मॉनिटर्ड, उनकी देखरेख की जानी चाहिए बाय ए डॉक्टर, ऐसे एक डॉक्टर के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड पर्सन, या फिर किसी योग्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा, इन हेल्थ प्रोफेशन, जिसका व्यवसाय स्वास्थ्य से संबंधित हो। तो लेखिका कहना चाह रही है कि यदि हम किसी प्रकार की दवाइयाँ लेना चाहें तो हमें दवाइयाँ किसी डॉक्टर की सलाह से, या फिर औषधीय, या फिर स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत किसी व्यक्ति के निर्देशन में ही लेनी चाहिए। यदि हम उन लोगों के मार्गदर्शन में नहीं लेते हैं तो हमें उनके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम साइड इफ़ेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, ये आपका पार्ट था, थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट। लेखिका इसकी सुब्रत दत्त है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी फिजिशियन थी, डॉक्टर थी, जिन्हें कह सकते हैं आप चिकित्सक थी, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, एक पूरा स्वास्थ्य विश्वकोश। तो ये आपका लेसन था। इसमें कई प्रकार से आपको बताया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, दोनों को मिलाकर हम किस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं, और किस प्रकार से हमें बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य के ये जो आदतें हैं वो स्थापित करनी चाहिए, और उनको किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने समाज में और खुद को स्वस्थ रख पाएँ। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।